हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे बीए फिलोसफी ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के डिसिप्लिन 6 एथिक्स के साथ। अभी तक हमने एथिक्स की थोड़ी सी प्रोविजनल डेफिनेशन पढ़ी है, व्हाट इज एथिक्स, एंड उसको कंपेयर करा है कि बाकी साइंसेस के से कंपेयर करा है कि हाउ एथिक्स इज अ साइंस। पहली बात तो कि एथिक्स साइंस क्यों है, एंड फिर बाकी साइंसेस से एथिक्स अलग कैसे, मतलब and why it is not a positive science and it is a norm, why is it a normative science। and अब हम लोग देखेंगे कि हम मोरालिटी को कैसे डेवलप करते हैं हमारे अंदर। ओके, सो वी विल बी टॉकिंग ऑन 3 levels: level of instinct, level of custom and level of conscience। तो लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट देखिए, सबसे बहुत इजीली तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो इंस्टिंक्ट जो है वो सबसे पहली चीज है जो हम हमारे ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, इंस्टिंक्ट की जब हम बात करते हैं, हम लोग आगे लेवल ऑफ कॉन्शियंस के बारे में भी बात करेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट एंड लेवल ऑफ कॉन्शियंस। लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट में level of instinct may we take sudden decisions, it's for our instant gratification. When we talk about level of conscience, we have a time to debate on our decision। तो हम यहाँ पर दो फिलोसोफर्स की बात करेंगे। एक है रूसो, आपने मॉन्टेस्की एंड रूसो, और इनके बारे में हमने ऑलरेडी, इफ यूर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, आई थिंक क्लास 10th में आई थिंक फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो हमने उसमें रूसो के बारे में पढ़ा है। सो रूसो वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड हॉबीज वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब रूसो का कहना था कि जो मैन है, प्रिमिटिव लाइफ ऑफ अ मैन, अब प्रिमिटिव लाइफ का मतलब जो इंस्टिंक्चुअल चीज है, ठीक है, विदाउट मच ऑफ एवरीथिंग, कंसिडरिंग एवरी अदर थिंग, सोसाइटी, सोशल कल्चर वगैरह, इन सबको छोड़ के जो सबसे प्रिमिटिव और सिंपल मैन है, ठीक है, तो वो वाला जो मैन है ना, इट इज बोथ फ्री एंड गुड। तो रूसो जो है वो ये कहता है कि जो मैन है वो नेचुरली फ्री बॉर्न होता है एंड द मैन इज नेचुरली गुड। जब जो भी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस को अगर हम हटा दिया जाए तो मैन इज फ्री एंड गुड एंड it wants to live a life of idyllic peace, harmony, goodwill and happiness। तो एक तरफ है जो रूसो कहता है कि मैन जो है वो फ्री है, गुड है, उसको इंस्टिंक्टिवली, ये उसका इंस्टिंक्ट है कि अगर हम सारे आर्टिफिशियल वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाए, मोटिव्स हटा दिए जाए, तो एक मैन को सिर्फ पीस चाहिए, हार्मनी, और वो उसी तरफ वर्क करता है। हॉबीज का कहना है कि एक मैन वो ही करता है जो उसे खुशी देता है, दैट वो उस मैन को जो चीज खुशी देता है वो इंस्टिंक्टिवली वो करता है, नेचुरली उस चीज की तरफ वो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को ऐसा हम केस देखते हैं, राइट, कि इफ देखिए, अब मैं रूसो को और हॉबीज दोनों को एक्सप्लेन, दोनों की जो बात कह रहे हैं, दोनों के आइडियोलॉजीज को एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, एक है रूसो कहता है कि मैन नेचुरली फ्री है, नेचुरली गुड है, मतलब उसमें कोई आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब हम किसी बेगर को देखते हैं सड़क पे बैक करते, तो हम लोग कहते हैं, या किसी बूढ़े इंसान को, सपोज दो केस आप समझ लीजिए रूसो को एक्सप्लेन करने के लिए। एक है जो बेगर स्ट्रीट के पास, मतलब स्ट्रीट पे खड़े होकर बैक कर रहा है, और दूसरा है एक बूढ़ा आदमी जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है, बहुत मुश्किल से, उसको प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियां तेज चल रही है। तो जो बूढ़ा आदमी है उसको हम ज्यादातर लोग, हमें दिखता है हेल्प करने की कोशिश के लिए, ये मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको रोड क्रॉस करा देता हूँ, स्टफ लाइक दैट। सो दैट इज नेचुरली वो मैन के आता है। अब दूसरी तरफ अगर बेगर को देख के हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि उसकी हेल्प करे, उसको पैसे दे, बट क्या आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं यार, इनका तो पूरा रैकेट चलता है, इनका तो ग्रुप चलता है, दे टेक मनी फ्रॉम अस एंड देन दे डू ऑल काइंड्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ अनहेल्दी थिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो रूसो ये कहता है कि बिल्कुल नेचुरल स्टेट में, जहाँ पे आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, ये ऐसी कंडीशंस नहीं है। जब वही बात होती है कि जो बेगर के केस में हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, हम लोग डीप सोचने लग जाते हैं कि यार इनका वो, क्योंकि कई बार वो ट्रू भी होता है कि वो हमारे पैसे का मिसयूज करते हैं, दे बाय अल्कोहल फ्रॉम इट एंड स्टफ लाइक दैट। आई एम जस्ट स्टेटिंग अ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। देन हॉबीज की अगर बात करें कि हमें क्या होता है कि हमारा गला खराब है, ओके, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, बट वी सी आइसक्रीम एंड वी वांट टू ईट इट।
तो नेचुरली, बिल्कुल इंस्टिंक्टिवली, विदाउट थिंकिंग मच इनटू इट, हम लोग क्या चाहते हैं कि यार ये मुझे वो पसंद है तो वी डू इट। वी डोंट, मतलब कई बार तो हम अपने बारे में भी इतना केयर नहीं करते हैं, तो दूसरों के बारे में तो थोड़ा सा वो होगा कि हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ चांस, व्हाट वी डू इज कि देयर इज अ चांस कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू नीड टू टेक इन क्लास, और उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स आना जरूरी है। नाउ you see that there is someone who is struggling with a question, a particular question, and उस person में इतनी capability है कि वो आपको beat करके आपसे opportunity ले ले। So in that case naturally आप ये सोचोगे कि I would have helped him, but यहाँ पर it's about opportunity, it's about myself कि I am able to do that, I can get that opportunity, लेकिन मैंने अगर उसको help की तो he'll get away from ahead of me और वो मेरी opportunity ले लेगा। तो यहाँ पर हॉबीज का हम लोग आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करें कि एक नेचुरली, इंस्टिंक्टिवली एक मैन वो चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। हर एवरी मैन फील्स बाय नेचर दैट ही हैज अ राइट टू ऑल थिंग्स। हर किसी को लगता है कि मेरा भी राइट है, आई हैव वर्क दैट हार्ड, आई नीड दोज थिंग्स। और वो इसीलिए कई बार नेचुरली दे आर इन अ फेरोशियस स्टेट, दे आर इन बाउंड टू बी वॉर विथ वन अनदर, क्योंकि उन्हें लगता है कि आई ऑल्सो हैव राइट टू डू, आई विल टेक अप दिस, मैं ये लूंगा, मेरा भी इसके ऊपर बराबरी का हक है और मुझे ज्यादा ये चाहिए। वही जैसी कंपटीशन वाली बात आ जाती है, इफ यू नॉट हेल्पिंग योर फ्रेंड इन दैट केस, दैट इज काइंड ऑफ अ कंपटीशन, दैट यू आर नॉट लेटिंग दैट पर्सन विन। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज आ गई। अब देखिए रूसो जो है, इन दोनों की ही आइडियोलॉजीज में कुछ कुछ मिस हो रहा है। रूसो जो है वो कुछ ऐसी इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज को बाहर छोड़ रहा है जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने ह्यूमन नेचर में ढूंढी है। रूसो सिर्फ फ्री एंड गुड एंड इन सब चीजों की बात करें, लेकिन और भी ऐसे बेसिक इंस्टिंक्टिव ह्यूमन नेचर है, जैसे सेल्फ असर्शन, अपने आप को असर्ट करना अपनी चीज पाने के लिए, एक्विजिटिवनेस, कुछ भी चीज को पा लेने की वो होना। तो रूसो उन टेंडेंसीज को छोड़ रहा है, और हॉबीज जो है वो पेरेंटल इंस्टिंक्ट जैसी टेंडेंसीज को छोड़ रहा है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं, दे गिव अप थिंग्स फॉर अस। तो वहां पर हॉबीज इनकी बात करें कि हर मैन नेचुरली अपने लिए पहले सोचता है, तो वो पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स वगैरह को छोड़ रहा है, सो यहाँ पे हॉबीज और रूसो जो है वो दोनों ही ह्यूमन नेचर के कुछ बहुत और ज्यादा दूसरे सिग्निफिकेंट इंस्टिंक्ट्स को छोड़ रहा है। इट इज इन द लाइफ ऑफ द लोअर एनिमल्स दैट वी फाइंड life nearest to the purely instinctive level। ये चीज है कि जो lower animals, now when we refer to the lower animals here we are talking about the animals and not humans। अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, it's because humans को भी animals मान रहे हैं हम, but we are saying human animals for us and then lower animals for the other animals that we say generally। तो जब हम उनको देखते हैं that is when we see purely natural lifestyle, प्योर इंस्टिंक्टिव लेवल पे अगर हमें किसी को वर्क करते हुए देखना है तो वो हमें देखने को मिलेगा एनिमल्स के केस में, क्योंकि उनके लिए कोई बहुत ही ज्यादा बायसेस, प्रेजुडिसेस, कोई कल्चर, सोसाइटी, रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि दे डोंट हैव एनी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस अराउंड देम। तो अगर हम देखें कि एनिमल्स की लाइफ जो है वो प्योरली इंस्टिंक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद हम उनमें मतलब उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में। हम लोग, आपने देखा होगा एनिमल्स फाइटिंग, उनके बीच में इंस्टिंक्ट्स है फॉर देयर ओन सर्वाइवल, अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम एनिमल स्पीशीज। हमने देखा है टाइगर फाइटिंग फॉर टाइगर, और हमने ऐसे स्टोरीज भी सुने हैं कि देयर आर सम एनिमल्स हु इन द नीड ऑफ व्हेन देयर इज फूड स्कार्सिटी दे कैन किल एंड ईट देयर ओन चिल्ड्रन, जो कि वीक कब्स और काफ और व्हाटएवर, जो दे आर स्मॉल एंड दे, तो वो चीजें भी होती है बिकॉज दे प्योरली वर्क ऑन एन इंस्टिंक्टिव लेवल। तो व्हाट दे क्विकली डू इज दे ओनली लुक फॉर देयर ओन सर्वाइवल। ओके, it is only when man's innate tendencies become conscious in the form of desires that we find those painful conflicts which appear to be at the basis of our judgments of right and wrong। तो कैसे केसेस में हम लोग, जब हमारे इनेट टेंडेंसी, मतलब जब हम लोग हमारे डिजायर्स के बारे में कॉन्शियस होते हैं, कई बार हमें दिखता है कि हम राइट एंड रॉन्ग के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि भी, अब जैसे ये बात है कि यू हैव योर बेस्ट, अब मान लीजिए कि वो मैंने जो स्टूडेंट वाली सिचुएशन बताई थी, यू नो दैट योर फ्रेंड, दैट पर्सन इज गोइंग अबाउट द क्वेश्चन इन अ रॉन्ग वे। आपको पता है कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है या कहाँ स्टेप मिस कर रहा है, ठीक है, बट यू वांट दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो इट्स द अपॉर्चुनिटी इज ओनली फॉर वन पर्सन।
बट देन दैट पर्सन जिसको दिक्कत है, दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड. Now there is a conflict of right and wrong. If that person is your best friend, you are very good friends, sisters kind of. या फिर हम मान लीजिए कि देयर आर ट्विन सिस्टर्स भी, ऐसे होते हैं केसेस, देयर ट्विन सिस्टर्स एंड द अपॉर्चुनिटी इज ओनली फॉर वन. सो ऐसे केस में राइट रॉन्ग वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में हर इंसान कहीं ना कहीं सिचुएशन में फंसता है. Rousseau seems to have thought that there was an unconscious harmonizing of the instincts to be found in primitive man, who may have had a mystical sense of unity with nature that has been lost both by savages and civilized men in modern times. तो रूसो को लगता है कि वो जो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, टू बी फ्री, टू बी गुड, वो कहीं ना कहीं इंसान मॉडर्न ह्यूमन जो है वो भूल चुका है, विथ ऑल दिस सोशलाइजिंग एंड स्टफ लाइक दैट. सिविलाइज्ड मैन जो है वो सिविलाइजेशन क्रिएट करते करते वो इस नेचुरल इंस्टिंक्टिव चीज को भूल चुका है. देयर इज, ये इसी को लेवी ब्रोल जो है वो लॉ ऑफ पार्टिसिपेशन कहते हैं, इसी चीज को, कि वो कैसे अपने इंस्टिंक्ट्स को भुला चुका है. with more civilization happening, the more the person is going away from his or her own instinct or natural level. तो बहुत कम evidence of such a harmonizing power in primitive society, although we are probably right in thinking that the savages known to us are the result of degradation and differ in many ways from really primitive peoples. तो ये बात है कि of course जो भी हम देख रहे हैं कि हम लोग primitive people से कितने अलग हैं. by primitive people what we mean are simple people, जो सबसे पहले जो थे, they did not have any language, any biases कि okay you are black in color, मतलब your color is dark, or you are not fair skinned, or you are fat, or you are thin. ये सब चीज़ें जब नहीं थी, you are Muslim, you are Hindu, you are Christian, you speak English, you do not speak English, all that stuff. तो ये सब restrictions से away वो हम उस primitive people की बात कर रहे हैं. The control of the instincts in the tribes we regard as primitive is often maintained by an elaborate customary morality reinforced by threatened punishments from a supernatural sphere or taboos, as they are often called. तो अगर हम लोग tribes में भी देखें कि अच्छा tribal जो है उनमें ये सब नहीं है, तो उनमें instinctual है, तो वो भी नहीं है. They are also not on their pure instinctual and natural level. उनके लिए भी उनके आसपास भी बहुत customary moralities and taboos are surrounded. It is commonly thought that the conduct of animals at the level of instinct cannot be regarded as right or wrong. तो ये एक नोशन है कि जो एनिमल्स करते हैं उसको हम लोग सही या गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो प्योरली इंस्टिंक्ट्स के ऊपर बेस्ड है. वी कैन नॉट जज एन एनिमल कि अगर वो अपने ही बच्चे को इन टाइम्स ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फूड खा रहा है, सो वी कैन नॉट जज इट टू बी राइट और रॉन्ग कि वो अपने बच्चे को कैसे खा सकते हैं. दैट इज नॉट राइट रॉन्ग, क्योंकि वो अपने इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे करे. दे आर ओनली स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन सर्वाइवल. It is said to be neither moral nor immoral, but amoral or non-moral conduct to which moral predicates are not really applicable at all. तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि we do not really apply moral principles to lower animals. वो moral immoral ही नहीं, amoral मतलब हम लोग उनको moral कहलाने के उसमें ही, उस judgment के दायरे में ही नहीं लाते हैं. There is no motivation by the judgment of what is right or by the sense of duty as we find them in human beings. Yet it is reasonable to suppose that in some dim way the animal regards the carrying out of the instinctive impulses as the right thing to do. तो भले हम लोग उसको एज राइट एंड रॉन्ग लेबल नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल जो है वो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने को सही चीज मानते हैं. इट इज इन दिस वे एट एनी रेट दैट इंस्टिंक्टिव impulses appear to human beings. The impulse of an instinct reveals itself as an axiomatically obvious proposition, as something which is so clearly sense that any idea of discussing its basis is wicked or foolish. तो ये बात है कि इंस्टिंक्ट्स के लेवल पे जो भी काम होता है हम लोग उसको मॉरली इमोरली को नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज समथिंग इंस्टिंक्ट. और जब हम इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहे हैं, वी मेजरली, व्हेन आई से दिस, वी मेजरली मीन बाय समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू एवरीबडी. इट इज सेम फॉर एवरीवन. इंस्टिंक्ट्स जो है वो बहुत कुछ हर किसी के लिए सेम होते हैं, क्योंकि इंस्टिंक्ट्स जो है वो किसी भी सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन से नहीं होते. दैट इज समथिंग नेचुरल. And every human being is a natural in the same way. तो ज़्यादातर जब हम इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहे हैं, तब जब भी इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं तब वी टॉक अबाउट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स. एंड वो इंस्टिंक्ट को हम इसलिए राइट एंड रॉन्ग इतनी बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ नेचुरल, इट विल बी द सेम टू एवरीबडी.
From another point of view, at the level of instinct, the influence of outside circumstances seem to predominate over the inner nature of the animal. And there is nothing that we can call free choice with sufficient knowledge of the animal's inner nature and of the outside causes affecting it. Complete prediction of its conduct would be possible. तो एक तरफ तो हम यही बात बोल रहे कि इंस्टिंक्ट्स को हम लोग जज नहीं कर सकते टू बी राइट और रॉन्ग, बिकॉज इट इज समथिंग कंप्लीटली नेचुरल. इट इज नॉट कि जो हम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसीजन लेने में टाइम, नो. लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वी आर नॉट रियली श्योर. लेवल जो भी इंस्टिंक्चुअल लेवल पे हम सोच रहे हैं, इट कैन बी, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर आउटर सर्कमस्टांसेस. कि जो हमारे आउटर सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे सोशल जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, उससे भी कई बार इंस्टिंक्ट्स जो है वो ऑल्टर हो रहे, इन्फ्लुएंस होते हैं. We may at a later stage look back on such conduct and label it good or bad. तो ऐसे केस में हम उसको गुड एंड बैड लेबल कर सकते हैं क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फिर वो प्योरली नेचुरल नहीं बचे. We may commend as good the hen's self-sacrifice in defending her chickens from a hawk, and we may condemn as bad the tiger's massacre of weaker animals, but these are figures of speech borrowed from a later morality. तो एक तरफ हम देखते हैं कि hen अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए. दूसरी तरफ एक टाइगर जो है वो वीकर एनिमल्स, हिरन वगैरह जो नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दी टाइगर इटसेल्फ, वो टाइगर उसको मार के खा रहा है. हम उसको कह सकते हैं कि वो जो टाइगर वीकर एनिमल्स को मार रहा है मे बी नॉट खाने के लिए, बट दैट इज रॉन्ग. The conduct of both fowl and tiger is simply natural. To slaughter other animals may appear to the tiger as much as right thing to do as to sacrifice herself for her kitchens appear to the mother hen. तो एक जो मदर अपने आप को सैक्रिफाइस करे या टाइगर किसी वीकर एनिमल को सैक्रिफाइस करे, वो उन दोनों के लिए बिल्कुल हो सकता है, दोनों के लिए बिल्कुल सही है अगर एनिमल्स में कोई कॉन्शियसनेस है. वी आर नॉट वेरी श्योर येट कि एनिमल्स में कॉन्शियसनेस होती है कि नहीं, कि राइट एंड रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं, बट अगर है तो दे मे थिंक दैट दे आर डूइंग द राइट थिंग. Even at the level of instinct, there must be kinds of conduct which are liked by members of the same species as the agent. For example, those actions which are satisfying to the self-assertive instinct of the members of the species, and there must be other kinds of conduct which are disliked by the members of the species and which arouse in them the instincts of repulsion and pugnacity. तो लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट पे भी बात करते हैं, तो ऐसे कंडक्ट हो सकते हैं जो मे बी सेम स्पीशीज के मेंबर पसंद ना कर रहे हो. हम देखते हैं ना कि कई बार दो टाइगर्स आपस में लड़ते हुए, दो एलिफेंट्स हैव गॉन वाइल्ड एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर. तो ऐसा हो सकता है कि लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट्स पे काम करने के बावजूद, उस पे परफॉर्म करने के बावजूद आपका कंडक्ट जो है वो आपके ही स्पीशीज के एनिमल से पसंद नहीं किया जा रहा है. Westermarck found the origin of moral disapproval in the violation of our self-feeling, which is a common incentive to resentment. It is certainly reasonable to hold that primitive man regards as bad what he dislikes. The fact that our moral judgments had their origin in our emotions of resentment would not, however, prove that they are now simply statements that we feel resentment to the conduct we label bad. Such a view would be as absurd as holding that modern science deals with magic because it had its own origin in the alchemy of the Middle Ages. The fact that our moral judgments had their तो कहीं ना कहीं हमारा ये फैक्ट कि हमारा moral judgments had their origin in our emotions of resentment would not, however, prove that they are now simply statements that we feel resentment to the conduct we label bad. तो कहीं ना कहीं शुरुआत में जिस चीज़ के बारे में हम बुरा फील करते थे या जिसमें हम वी वुड फील बैड, हमारा मॉरल जजमेंट वहां से अराइज हुआ है. हाउ डिड वी स्टार्ट जजिंग देम मॉरली दैट इफ दे वर डूइंग एन एक्शन because of which we or other members of the community felt bad, so we would label that judgment as bad. लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा केस उल्टा हो गया है कि जब हम किसी कंडक्ट को बैड लेबल करते हैं, वी फील रिजेंटमेंट अबाउट इट. पहले रिजेंटमेंट से मॉरल जजमेंट अराइज हो, अब जजमेंट की वजह से रिजेंटमेंट या जजमेंट के बाद रिजेंटमेंट अराइज हो रहा है. सच अ व्यू वुड बी एज absurd as holding that modern science deals with magic because it had its own origin in the alchemy of the Middle Ages. The fact that our moral judgments had their antecedents, likes and dislikes, which varied from person to person, does not prove that they are now lacking in objective validity. Westermarck himself made impartiality or disinterestedness an essential characteristic of moral emotion, and this characteristic seems to play a larger part in moral judgments as we now find them than the primitive likings and resentments in which these judgments may have originated. तो वेस्टरमार्क का यही कहना है कि impartiality या disinterestedness कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो या आप बिल्कुल impartial हो,
you're not siding with anybody based on factors other than justice. तो ऐसे ये वाले जो फैक्टर्स है ये भी इंसेंशियल फैक्टर्स है मॉरल इमोशंस में. The development of conduct in a primitive society must at some period or other have taken place in two directions. It became more social and cooperative. A single man can do very little either in producing things to satisfy his needs or to protect himself against his enemies. तो प्रिमिटिव सोसाइटी में जो तो प्रिमिटिव सोसाइटी में द डेवलपमेंट ऑफ कंडक्ट इन द प्रिमिटिव सोसाइटी में सम पीरियड और अदर हैव टेकन प्लेस इन टू डायरेक्शंस. तो किस तरीके से हमने कंडक्ट को प्रिमिटिव सोसाइटी में डेवलप कर. देखिए प्रिमिटिव सोसाइटी की जब बात करें देयर आर नो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस, कोई मॉरल जजमेंट, नथिंग एज गुड और बैड और एनीथिंग लाइक दैट है. तो ऐसे केस में कंडक्ट कैसे करना है वो दो डायरेक्शंस में होगा. फर्स्ट, इट बिकेम मोर सोशल एंड कोऑपरेटिव. अ सिंगल मैन कैन डू वेरी लिटिल ईदर इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स टू सैटिस्फाई हिज नीड्स और टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट हिज एनिमीज. तो सबसे पहले जो है वो सोशल और कोऑपरेशन के साथ स्टार्ट हुआ. एक अकेला पर्सन कुछ रह नहीं सकता, या हो सकता है वो अपनी पूरी नीड्स को खुद पूरा ना कर सके, या फिर वो अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट ना कर सके. और कुछ उसके इनेट टेंडेंसीज होगी जैसे ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट या सेक्स इंस्टिंक्ट या इमिटेटिवनेस, मतलब ऐसी कुछ इंस्टिंक्ट्स होगी उसकी जिस वजह से उसे दूसरे लोगों की भी जरूरत होगी और इस वजह से उसे दूसरे लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत पड़ी. इट इज बोथ बिकॉज ऑफ हिज ओन naturally social nature as well as for the better satisfying of his needs that a man forms both temporary and permanent associations with his fellow men. तो उसके खुद के नेचर के लिए, उसके खुद के नीड्स के लिए भी और नेचुरली भी, क्योंकि नेचुरली ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. वो अपने वो दूसरों के साथ अपने रिलेशंस फॉर्म करता है. This leads very soon to some form of division of labor with different people performing the different functions for which they are best suited. तो इसके साथ वो इस कोऑपरेशन के साथ या द नीड फॉर डिफरेंट थिंग्स इसके साथ शुरू हुआ कि हाउ डिफरेंट पीपल आर स्टार्टेड परफॉर्मिंग डिफरेंट थिंग्स. तो एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हुआ कि रिलेशंस फॉर्म हुए, परमानेंट रिलेशन या टेम्पररी रिलेशन और एसोसिएशन फॉर्म हुआ. जैसे कि परमानेंट रिलेशन मैरिज सपोज, तो शादी हुई अगर, तो ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर हम प्रिमिटिव लोगों में बात करें तो देयर इज नथिंग लाइक शादी, बट इफ टू पीपल लाइक्ड ईच अदर दे थॉट दैट लेट्स लिव टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, काइंड ऑफ अ मैरिज, राइट. अब ऐसे में लेट्स लिव टुगेदर में तो दे स्टार्टेड डिसाइडिंग, मतलब दे डिसाइडेड दैट ओके लेट्स डिवाइड आवर responsibilities and thing. You take care of the home, the children, I'll go out and I'll bring food, I'll hunt and this and that. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डिविजन ऑफ लेबर शुरू हुआ. In different circumstances, the man does the work of hunting while women gathers the vegetable foods. और ये सब हमने अब यही चीज डिस्कस किया. इस डिवीजन ऑफ लेबर के बाद डिफरेंट चीजें वो हुई कि पहले तो जेंडर बेस्ड जो बहुत बड़ा एक वो था उसमें डिवीजन ऑफ लेबर, फिर धीरे करके मैन में भी डिवीजन ऑफ लेबर हुआ कि जो पर्सन जिस चीज में अच्छा था, कि somebody was very good at craftsmanship, तो he took the job of an artist, of a craftsman. Somebody took the job of hunting, somebody took the job of building homes and houses and stuff like that. So further and further division of labor started happening. Conduct becomes more rational as man tends to use his intelligence more and more in satisfying his needs. This is seen in the making of tools which are simply intelligent contrivances to assist in production. तो एक तो हमने देखा कि कंडक्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ बिकॉज ऑफ द कोऑपरेटिव नेचर और द सोशल नेचर की ह्यूमंस को जरूरत थी. सेकेंड रीजन जिस वजह से हुआ वॉज वो अपने as the man tends to use his intelligence more and more in satisfying his needs. This is seen in the making of tools which are simply intelligent contrivances to assist in production. It is seen also in the use of stratagem in primitive wars. The weaker man by using his brain may defend himself successfully against the stronger. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को डिफेंड करना, और जैसे जैसे कंडक्ट जो है वो और ज्यादा रैशनल होते जाता है, ज्यादा ज्यादा मैन जैसे इंटेलिजेंट होते जाता है वो और ज्यादा सोचने लगता है, टूल्स बनाने के लिए उसको ऑफ कोर्स असिस्टेंट की जरूरत होती है. इस स्टेज पे रीजन इज चीफली यूज इन द चॉइस ऑफ मीन्स, बट मीन्स अप्रोक्सीमेट एंड्स फॉर आवर माइंड मे बी सो ऑक्यूपाइड इन सीकिंग द मीन्स दैट फॉर द टाइम बीइंग इट बिकम्स फॉर अस एन एंड एंड देयर कैन बी नो हार्ड एंड फास्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन द चॉइस ऑफ प्रॉक्सिमेट एंड्स एंड ऑफ अल्टीमेट एंड्स.
Even for civilized man, the distinction is often a vague one, and the ends which we said before us, definite goals like passing examinations and making money, are really only proximate ends or means, although we are often vague as to the ends to which these means lead. तो इसके साथ साथ धीरे धीरे डेवलप, जैसे हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होती है, हमारे डिफरेंट मीन्स, हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होती है. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रॉक्सिमेट एंड्स एंड ऑफ अल्टीमेट एंड्स. ठीक है, प्रॉक्सिमेट एंड्स मतलब जो क्लोजर एंड्स है, अल्टीमेट इज अ लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ थिंग. तो जैसे प्रॉक्सिमेट एंड्स की जब हम आते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप अगर एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ रहे हैं, सो व्हाट इज द प्रॉक्सिमेट एंड ऑफ इट कि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट वी आर नॉट रियली श्योर मतलब वो मार्क्स का हमें, वेयर विल दोस गुड मार्क्स लीड अस टू. सो प्रॉक्सिमेट एंड विल बी scoring good marks in examination, and the ultimate goal would be getting a job, or maybe further than that getting married, getting settled. क्योंकि ऐसा लगता है some people think, मतलब for some people job is important so that they can have a nice family, they can get married, they can get settled down and all that stuff. It has already been suggested that a society entirely at the level of instinct may never have really existed in the human or in the animal world. कि entirely सिर्फ instincts के level के basis पे कोई society exist नहीं कर सकती थी. जो भी हमने अभी तक डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि प्योर नेचुरल लेवल, वो सब हमारी टेंडेंसीज थी, दैट वी हैड दैट पोटेंशियल और वी हैड दैट वी वर समवेयर गोइंग इन दैट डायरेक्शन. बट इसका मतलब टेंडेंसीज का मतलब नहीं कि इट वॉज एक्चुअली हैपन, विच मस्ट हैव बीन एट वर्क एट सम टाइम और अदर ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ. ये टेंडेंसीज जो है वो कहीं ना कहीं काम में थी एट अर्ली स्टेज ऑफ प्रिमिटिव, लेकिन प्योरली इंस्टिंक्चुअल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं था. कहीं ना कहीं they may have been the raw material of instinctive tendencies, including from the very start certain socializing tendencies. There must have been at some stage or other feelings of pleasure in certain sides of conduct and of displeasure in others, feelings which may have spread rapidly in a group because of its members' natural tendencies to suggestibility and sympathy. तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे करके कंडक्ट, मॉरल जजमेंट प्योरली इंस्टिंक्चुअल लेवल पे जरूरी नहीं था कि हमेशा से था, कोई ना कोई चीज एट सम टाइम एट प्ले थी ही से. And at times development must have occurred not equally in all directions but spasmodically and unevenly. Spasmodically और मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि एक जैसा डेवलपमेंट है डायरेक्शन में, और धीरे धीरे करके कहीं पर ज्यादा कहीं पे कम, बट डेवलपमेंट जरूर हुआ है. It appears that towards more rational and more social conduct. It appears true that in spite of much emphasis on the continuity of evolution made by scientists at different times, at one point nature made a leap. कि साइंटिस्ट हर बार कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली होता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि एक जायंट लीप लिया है. कंटिन्यूस एवोल्यूशन तो, लेकिन बीच में उसके बीच में से कि एक तरफ अनइवन एवोल्यूशन होके एक जायंट सा लीप लिया गया है. While there are resemblances between animal conduct and savage conduct, the difference between the two is immense and there is no evidence of intermediate links. तो दोनों के बीच में है. हम देखते हैं कि कहीं पर एनिमल इंस्टिंक्ट्स, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स जो है वो दे आर नॉट वेरी डिफरेंट, लेकिन मतलब उसमें सिमिलैरिटीज है, लेकिन दे हैव इमेंस डिफरेंसेस ऑल्सो. वो डिफरेंसेस आर ह्यूज. द मोस्ट हाईली कल्चर्ड चिंपैंजी फॉल्स फार शॉर्ट ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव और नॉर्मल सैवेजेस इन द एबिलिटी टू यूज हिज रीजन एंड टू एंगेज इन सोशल एक्टिविटी एंड इन द पावर टू कम्युनिकेट विद हिज फेलोज एट दीज इम्प्लाई. तो हमेशा से साइंटिस्ट नहीं कहे कि हम लोग कैसे धीरे धीरे करके भी ट्रांजिशन फ्रॉम चिंपांजीज टू ह्यूमंस, लेकिन समवेयर वी हैव टेकन द अ ग्रेट लीप. एकदम से चिंपैंजी से सीधे कहीं ना कहीं होमो सैपियंस में एक ट्रांजिशन हुआ है, अ ग्रेट ट्रांजिशन. ऐसा नहीं कि धीरे 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 करके पूरा वो हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि मोस्ट कल्चर्ड चिंपैंजी एक है और सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ह्यूमन की बात करें, सो स्टिल बोथ ऑफ देम वुड हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस. तो उन दोनों के बीच में कंटिन्यूस एवोल्यूशन ना होके एक लीप जरूर हुआ है कि वो डायरेक्टली चिंपैंजी से टर्न इनटू अ होमो सैपियन. द लेवल ऑफ कस्टम. तो इस स्टेज पे मैन जो है वो कंसिडर्स टू बी राइट दोज फॉर्म्स ऑफ कंडक्ट विच आर अप्रूव्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टमरी मोड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द सोशल ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स. तो लेवल ऑफ कस्टम बेसिकली बहुत ईजी सा, जैसे कि नेम ही सजेस्ट करा है कि एक इंसान के लिए जब हम लेवल ऑफ, अब ये हम लोग क्योंकि डेवलपमेंट की बात करें तो दीज गो फ्रॉम स्टेज टू स्टेज. सबसे पहला स्टेज हो गया लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट, जहां हम बिना विदाउट मच थिंकिंग, विदाउट मच अप्स एंड डाउन्स या विदाउट मच
thinking about different situations, we just try to take a decision instinctively, naturally. Then comes the level of custom. अब इस स्टेज पे एक मैन जो है जनरली किस चीज को सही मानता है? उस चीज को जो उसके सोशल ग्रुप के द्वारा अप्रूव्ड होती है। जिस ग्रुप में, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, तो जो चीजें वो सोसाइटी या ग्रुप अप्रूव करती है, वो इंसान जो है वो लेवल ऑफ कस्टम वाले स्टेज पर उसी चीजों को सही मानता है। एट दिस लेवल द बैड एक्शन इज द एक्शन। तो इस लेवल पे गलत काम वो है जो सोसाइटी नहीं फॉलो करती है, जो सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, या जो हमेशा से नहीं चलता आ रहा है, वो गलत काम है। ठीक है, जैसे अगर इंटरकास्ट मैरिजेस हो गई, तो इंटरकास्ट मैरिजेस क्योंकि हमेशा से नहीं चलती आ रही, हमेशा से हमारे यहाँ पर इंडिया में, अगर हमेशा से मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि उस एक टाइम पर तो कास्ट थी भी नहीं, तो अगर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हो रही थी, तो दैट इज रॉन्ग। दैट मीन्स कि वो एक्शन गलत है, क्योंकि वो अभी तक सोसाइटी में या हमेशा से नहीं चलता आ रहा था। The importance of this level is suggested by the effect that it had on our ethical terminology. The word morals is derived from the Latin word mores, meaning habits or customs. तो ये इस लेवल का एक इम्पोर्टेंस बहुत मेजर है कि इससे हमारी एथिक्स में जो हम टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स यूज करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया। क्योंकि अगर हम बात करें वर्ड मॉरल्स या वर्ड एथिक्स, तो मॉरल्स एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब ही कस्टम होता है, हैबिट होता है, मतलब जो which has been practiced for a very long time। या अगर हम एथिक्स की बात करें तो वो एक ग्रीक वर्ड एथोस से आता है जिसका मतलब अगेन कस्टम या हैबिट है। तो एथिक्स या मोरालिटी को की शुरुआत ही एक ऐसे कॉन्सेप्ट से हुई थी कि समथिंग विच हैज बीन डन एंड विच हैज बीन डूइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो हमेशा से बहुत लंबे समय से जो चीज चलती आ रही है, वही चीज मॉरल और एथिकल है। इस टाइप से ये इस लेवल को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग दो चीजों में डिस्टिंग्विश करते हैं, दो ऐसे कस्टम्स। एक कस्टम ये है जो मेजोरिटी एक्चुअली प्रैक्टिस करता है, एंड दूसरा कि जो कस्टम्स को मेजोरिटी अप्रूव करता है। There are two different things. One is the majority practices and second is the majority practices, मतलब एक है majority thinks, majority approves it, and second majority actually practices it. लेवल ऑफ कस्टम में ये डिस्टिंक्शन बहुत ज्यादा कॉन्शियसली नहीं लिया जाता है, मतलब लेवल ऑफ कस्टम में बहुत ज्यादा इट्स नॉट वेरी डीप डाउन एंड ऑल दैट। तो जो कुछ भी हुआ है, मतलब व्हाट इज डन इज व्हाट ऑट टू बी डन, जो अभी तक चलता रहा है वो ही करना है हमें, वो होना ही है। एंड द वेज इन विच देयर एंसेस्टर्स एक्चुअली लिव्ड आर द वेज अप्रूव्ड बाय द लिविंग जनरेशन। तो इस लेवल ऑफ कस्टम में कि जिस तरीके से उनके एंसेस्टर्स रहते आए हैं, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ लिविंग। ठीक है, अब देयर कैन बी लिटिल डाउट दैट द बेसिस ऑफ कस्टमरी मोरालिटी इज द इंस्टिंक्ट नोन एज द हर्ड और ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट एंड द इनेट टेंडेंसीज ऑफ सिंपैथी, इमिटेटिवनेस एंड सजेस्टिबिलिटी व्हिच आर क्लोजली बॉन्ड अप विद दिस इंस्टिंक्ट। तो द बेसिस ऑफ कस्टमरी मोरालिटी इज द इंस्टिंक्ट नोन एज द हर्ड इंस्टिंक्ट। जो कस्टमरी मोरालिटी का बेसिस होता है हमारा हर्ड इंस्टिंक्ट, कि हम लोग हमारे एक सोशल ग्रुप को जो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। Perhaps they should be regarded rather as expressions or developments of this instinct than as general innate tendencies. तो ये हमारी innate tendencies से आता है, हमारा expression होना चाहिए something that we develop over time, जैसा कि मैकडोगल ने डिस्क्राइब किया। ट्रॉटर ने पॉइंट आउट, ये these are the names of different philosophers, मैकडोगल, ट्रॉटर, रूसो, हॉबीज, वेस्टरमार्क। ट्रॉटर ने जैसे पॉइंट आउट करा, उसकी एक बुक थी द इंस्टिंक्ट्स ऑफ द हर्ड इन पीस एंड वॉर। अब यहाँ पर वो हर्ड इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है, नॉट द नेचुरल और प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स दैट कम। द हर्ड इंस्टिंक्ट मतलब विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी अराउंड द ग्रुप अराउंड, impulses that are derived from the herd. Because of this herd instinct come to consciousness with the sense of being the obvious thing to do, which we have seen already to be characteristic of human impulses dependent on instinct. कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये इंस्टिंक्ट है कि we please our social group. There is, however, a noteworthy difference between impulses arising from the herd instinct and those arising from other instincts. Each other instinct has its own special impulse. The sex instinct impels men to mate and the flight instinct impels men to run away. अब यहाँ पर दो जो हम इंस्टिंक्ट है उसमें भी एक इंस्टिंक्ट है जो हर्ड इंस्टिंक्ट से राइज हो रही है, फिर बाकी चीजों से इंस्टिंक्ट राइज हो रही है। जैसे कि एक इंस्टिंक्ट है कि देयर इज अ सेक्स इंस्टिंक्ट जो कि मेन को मेट करने में वो कहता है कि दे हैव टू मेट विद द फीमेल, एंड देन देयर आर
other instincts जो कि मैं इनको भागने के लिए कि just run away from all our problems or responsibilities. Herd instinct जो है may give to any tendency to action to which we are impelled by the group. The feeling that is the obvious and necessary thing to do, and to any opinion the characteristic of appearing self-evident to the person holding it. तो herd instinct जो है वो किसी भी टेंडेंसी को एक्शन में पुट इन करता है, कि मतलब वो हर्ड इंस्टिंक्ट जो है वो ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड होता है, और वो उस हर्ड इंस्टिंक्ट में लगता है कि यार दिस इज द ओनली थिंग, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है, वो इतना नेसेसरी लगता है उस पर्सन को कि देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट पर्सन. इट इज बिकॉज ऑफ In this way, the moral opinions of the group come to the individual as self-evident principles which no reasonable person can doubt. तो कोई भी person उस group वाले चीज को वो doubt नहीं कर सकता. It is मतलब it is, and it has to be followed that way. It is because of their common instinctive basis that it is impossible to distinguish sharply the level of custom from the level of instinct. तो यहाँ पे कि वो एक्चुअल में हमारा इंस्टिंक्ट था, हमने ऐसा कुछ किया, कि वो हमारा कस्टम के कारण के, जैसे हम ऐसी सोसाइटी में अभी रह रहे हैं जहाँ पर हमें हमेशा सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना है. तो दैट दिस थिंग ऑफ नॉट लाइंग, कि हमें झूठ नहीं बोलना है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि वेदर वो हमारा इंस्टिंक्ट है या वो हमारा कस्टम ऐसा है कि हमारी सोसाइटी ने हमेशा से हमें सिखाया गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दो इट्स नॉट अ लीगल क्राइम बट इट हैज बीन गोइंग अराउंड. तो ऐसे केस में वो हमारा इंस्टिंक्ट है कि हमने झूठ नहीं बोला, या फिर वो हमारे कस्टमरी मोरालिटी की वजह से हमने ऐसा कुछ करा है, उस चीज में डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. It is just as much a part of human nature to feel pleasure in what gives our neighbor pleasure as it is to feel resentment against a person interfering with our actions or to feel tender affection towards our offspring. तो यही बात है कि this thing कि हम जिस चीज में जो चीजों में हमारा neighbor enjoyment कर, मतलब जो the things which are right for our neighbor are also meant to be right for us, वो एक herd instinct वाली जो यहाँ पर बात की जा रही है. We are here dealing with a level of conduct of which we can find adequate examples, both in history and in primitive communities as they exist today. Such communities differ from more civilized societies in a larger place being given to the observing of customs and a smaller place being given to the individual reflection on moral matters. तो ऐसी communities जहाँ पर customs के ऊपर बहुत ज़्यादा focus किया जाता है, वहाँ पर जो individual reflection है कि आप खुद एक्चुअल में सोचो कि वो चीज़ सही गलत है, उस चीज़ को बहुत कम थॉट दिया जाता है. जितनी बार भी क्राइम होता है, इट्स जस्ट दैट हाउ मेनी टाइम्स डू वी एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स कि वेदर वो जो फांसी की सजा सुनाई दी क्या वो सच में सही है, वेदर इट इज द राइट पनिशमेंट टू गिव. वी डू नॉट थिंक अबाउट इट दैट मच. क्यों? क्योंकि वो एक कस्टम है, वैसा हमारी सोसाइटी ने बना दिया. इट हैज आवर सोसाइटी हैज मेड इट वेरी ऑब्वियस, इफ आई एम saying बहुत obvious for us that it is the only thing to do, it's the only punishment to give for a crime like that. It must be admitted, however, that even the most advanced of human societies is still largely at the level of custom, for few people in them reflect much in moral. तो भले most highly advanced societies जो है वो भी level of custom पर ही work कर रहे हैं. बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने हर custom को एक्चुअली में हम लोग कितनी बार ऐसा सोचते हैं, आप बताइए आपने कितनी बार सोचा है कि क्या झूठ बोलना सच में गलत है? क्यों झूठ नहीं बोलना है? What is the reason behind that? हमें हमेशा से कस्टम में से झूठ बोलने से अच्छा पाप लगेगा, भगवान सजा देंगे एंड स्टफ लाइक दैट, एंड वो फिर हमारी इंस्टिंक्ट बन जाता है. बट हाउ मेनी टाइम्स हैव वी रिफ्लेक्टेड ऑन इट इंटरनली कि क्या एक्चुअल में झूठ बोलना कुछ गलत है? कि क्या होगा फॉर एग्जाम्पल इफ माई मॉम आस्क्ड मी वेदर यू डिड द होमवर्क और नॉट, एंड आई से नो यस आई डिड बट एक्चुअली मैंने नहीं किया, तो उससे व्हाट कि किसी की जान जा रही है, किसी का कुछ हो रहा है, हो सकता है मैं 2 घंटे बाद होमवर्क कर लूं, कि मैंने उस वक्त नहीं किया, मैं गेम खेल रही थी तो मैंने उस वक्त नहीं किया, मैंने 2 घंटे बाद कर दिया. अब क्या वो झूठ, व्हाट वुड दैट लाई मैटर इन दैट केस? मेरा होमवर्क कंप्लीट है, आई डिड द होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो मैंने ऑन टाइम होमवर्क किया है, एंड बट देन आई लाइड टू माई मदर. तो क्या वो लाई एक्चुअल में, हाउ डज दैट मैटर? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी रिफ्लेक्टेड ऑन दिस सिचुएशन? इस स्टेज पे द ट्राइब और a striking characteristic of the customary level is the large place given in it to the tribe or community as contrasted with the individual.
At this stage, the tribe or nation is not merely a political unit for the protection of its members. It is an economic unit generally providing for all its own needs, holding all its property in common, and having a certain amount of specialization or division of labor within the group. तो ऐसे केस में एक इकोनॉमिक मतलब एक जो नेशन है, मतलब एक जो कंट्री है या एक जो ट्राइब है, वो बेसिकली एक पॉलिटिकल यूनिट से कम और एक इकोनॉमिकल यूनिट ज्यादा है. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बेसिक नीड्स को का ध्यान रखेगा, सो दैट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हमारे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, कि हमें रोज रोज जाकर नदी से पानी लाना पड़े, वो पानी हमारे पास आ जाए, कि हमें खुद के इलेक्ट्रिसिटी वो ना करना पड़े. तो वी आर गेटिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज बीन जनरेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेशन. और यही ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन एक मॉरल यूनिट भी है. मॉरल यूनिट कैसे कि अगर उस सोसाइटी में रहते हुए या उस ग्रुप में, उस ट्राइब में रहते हुए कोई कुछ गलत करे तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाता है. The moral outlook at this level illustrated in the story of Achan in the Old Testament. When Achan committed a theft, the whole tribe suffered a defeat, and even when the wrong that had so caused a defeat was traced to Achan, not the thief alone but his household and kinsmen were destroyed in order to remove the evil from the tribe. The blood feud between families, as it still exists on the northwest frontier of India, is another example of the family or tribe being held responsible for the crime committed by individual. तो एकन की यहाँ पर एक स्टोरी की, एकन ने कुछ गलत किया था, उसने कुछ चोरी किया था, और उस चोरी में उस अकेले पर्सन को मतलब ही नहीं, सिर्फ पूरे के पूरे ट्राइब को पनिशमेंट मिली थी, पूरा के पूरा ग्रुप सफर कर रहा था. तो ये ग्रुप एक मॉरल यूनिट भी है कि जो ये देखता है कि अ पर्सन, अब अगर ऐसा होगा कि वो पर्सन को लगे कि पूरी की पूरी ट्राइब को सफर करना पड़ेगा, सो इट इज अ मॉरल यूनिट जो उस इंसान को आगे से कुछ गलत करने के लिए रोकेगा. दैट द ग्रुप इज ऑल्सो रिलीजियस यूनिट. So it's a political unit, it's an economic unit, it's a moral unit, and it's also a religious unit. जो supernatural bonds, भगवान ऐसे करोगे तो पाप लगेगा, भगवान सजा देंगे, नरक में जाओगे. These are all supernatural things that we have created because the group, the society, the tribe is also a religious unit. और यही चीज, ये religious unity है जो हमारे ancestors के साथ join करता है, कि वो हमारे ancestors है तो we have a linkage to them, we pay homage to them every once a year during some time. The place given to the single group or tribe in a primitive society at the customary level may be contrasted with the many groups with which an individual has relations in a modern society. The modern man has attachments to various groups. तो एक modern man जो है उसका एक से ज़्यादा ग्रुप में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है. उसकी खुद की फैमिली, फिर उसका वर्क प्लेस, फिर उसका स्कूल, फिर उसका बिजनेस वगैरह, कितनी चीज़ें, कितने सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं. उसका क्लब, उसके फ्रेंड्स, उसका स्कूल कॉलेज, मतलब कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, एवरीथिंग. एक ही इंसान बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में जुड़ा हुआ है. वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ हैविंग सो मेनी अटैचमेंट्स इन दैट नो सिंगल वन ऑफ देम कैन हैव द अथॉरिटी और स्कोप इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. तो एक एडवांटेज ये कि कोई भी एक इंडिविजुअल को ओवर पावर नहीं करेगा या इन्फ्लुएंस से डोमिनेट नहीं करेगा. इतने सारे सोशल ग्रुप्स और इंसान सभी में जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो रहा है. एंड दैट कि वो पर्सन एक ही ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है. The fact, too, that the different groups to which he belongs make different and sometimes conflicting demands on the individual makes the modern man realize that he himself has to decide what action he shall take when such a conflict arises. अब इतने सारे ग्रुप में होने की का ये भी है कि कई बार उसको ह्यूमन को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग होते हैं, कि वो एक ग्रुप कुछ बोल रहा है, दूसरा ग्रुप कुछ उसका बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा है. It is difficult for us to put ourselves in the position of a man at the level of custom, when there was one group only, a kind of enlarged family before which the individual seemed utterly powerless, and without the support of which the individual would have no sort of life to enjoy at all. तो अब we have so many groups. हमारी मम्मा से झगड़ा हो जाता है, we quickly dial up a school friend and उससे बात करने लग जाते हैं. हम हमारा माइंड शिफ्ट करते हैं. अच्छा, स्कूल वाली फ्रेंड उठा नहीं रही तो कॉलेज के किसी फ्रेंड को फोन कर लिया, उससे बात करने लग जाते हैं. वो नहीं हुआ तो हमारे किसी रिलेटिव को फोन कर लिया इन लार्ज फैमिली में से, सो कि उन्होंने ऐसे किया. तो इट्स काइंड ऑफ कि अगर ये इतने सारे ग्रुप्स ना होते, और अगर सिर्फ पहले ऐसा था कि शुरुआत में जो प्रिमिटिव मैन था वो एक ही ग्रुप से जुड़ा था और वो उसकी लार्ज फैमिली,
नॉट प्रिमिटिव बट या सम टाइम अगो, कि बस उसकी जो फैमिली थी इट वॉज द ओनली ग्रुप दैट द इंडिविजुअल वॉज कनेक्टेड टू. तो ऐसे केस में कि अगर वो ग्रुप उसके पास नहीं है तो वो इंसान बिल्कुल पावरलेस हो गया, दैट पर्सन हैज नो बडी. और अगर वो ग्रुप के साथ स्पेंड नहीं करे, वो सपोर्ट नहीं करे, तो उसके पास तो इंजॉय करने की लाइफ नहीं, बिकॉज देयर वाज नो अदर सोशल कनेक्शन फॉर दैट इंडिविजुअल. हाउ डिड कस्टम्स और अप्रूव्ड वेज ऑफ एक्टिंग अराइज? अब ये कस्टम्स अराइज कैसे हुए? क्या देर आर सर्टन वेज कि ये कैसे अराइज हुए हैं कि ऐसे सिस्टम कि आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो. दीज आर कस्टम्स जो कि हमने क्रिएट कर, ये कहाँ से अराइज हुए? दे वर वेज ऑफ एक्टिंग दैट वर सेटिस्फाइड to the whole group, partly because they satisfy the instinctive cravings of a great many individuals at the same time, and partly because they made a harmonious compromise among those instinctive tendencies which were in danger of conflicting with one another, either within an individual or between different individuals in the community. तो ये customs कैसे arise हुए? पहला तो कि उसने कहीं ना कहीं ग्रुप में हार्मनी मेंटेन करी, कि जैसे अगर बोले कि झूठ नहीं बोलना है, आपको सच बोलना है, सो दिस मे हैव बीन अ कस्टम जिसकी वजह से एक ग्रुप में हार्मनी मेंटेन हुई. ओके या फिर ये कस्टम जो वो कैसे डेवलप हुई कि ये जो इंस्टिंक्टिव क्रेविंग्स थी कुछ इंडिविजुअल्स की, या कुछ इंडिविजुअल्स की एक ही समय पे जो इंस्टिंक्ट्स को फुलफिल कर रहा था, तो वो एक कस्टम बन गया कि अगर सब एक साथ कुछ बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते कि हाँ यार ये चीज़ सही है, तो वो एक कस्टम बन गया कि फिर वही वो पास डाउन हुआ. और ये कस्टम्स को ऐसा वे देखा गया कि आप एक ही कम्युनिटी मतलब आपके बाकी इंडिविजुअल्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. प्रिमिटिव मैन ऑफ कोर्स डिड नॉट ऑलवेज रीजन क्लियरली अबाउट सच कस्टम्स. समटाइम्स देयर वाज अ fallacious piece of reasoning that a certain line of action had been harmful in one particular case and so must be harmful in every case. Such fallacies in inductive reasoning are still at the base of most of our superstition. For example, people will refuse to travel in green clothes because of the fate at Flodden at the south of the Scottish armies who are alleged to have been so dressed when they marched to defeat. तो कई बार ऐसी कुछ इन्हीं कस्टम्स मतलब यही चीज़ हुआ कि कभी कस्टम्स कैसे बने, कुछ बैड किसी के साथ हुआ उसकी वजह से भी, कुछ फैलेशियस पीस ऑफ रीजनिंग की वजह से, कि जैसे कि एक बार जो स्कॉटिश आर्मी है वो लोग उन्होंने ग्रीन कलर के ड्रेस सभी ने पहने हुए थे और फ्लॉडन पे लड़ते वक्त वो हार गए. तो ये एक तरीके से कस्टम बन गया कि कभी भी ग्रीन कपड़े पहन के ट्रैवल नहीं करे, जर्नी ना करे, बिकॉज इट वुड ब्रिंग बैड लक और इट विल कहना कि आपकी जर्नी बिगाड़ देगा एंड स्टफ लाइक दैट. तो दैट इज अ सुपरस्टिशन. और ये जो फैलेशियस रीजनिंग पे हमारे कस्टम्स फॉर्म होते हैं ज्यादातर ये हमारे सुपरस्टिशंस है. काली बिल्ली रास्ता कट जाएगी तो वो बुरा होगा, काली बिल्ली को रास्ता मत कटने दो, या वो करो, घर से निकलने से पहले छींकना नहीं, रात को नाखून नहीं काटना. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ दिस आर ट्रू बट फॉर मी दीज आर सुपरस्टिशंस कि एंड ये कहाँ से आए कि हो सकता है कि कोई किसी ने काली बिल्ली के रास्ता काटने पर उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो उसने कहा कि आज वो काली बिल्ली ने रास्ता काटा था इसीलिए मेरे साथ बुरा हुआ. इट बिकेम अ कस्टम. Modern men often detect such superstitions and sharply distinguish them from customs, the value of which has been established by experience, but it is unlikely that primitive peoples ever made such a distinction. तो जो modern men है अभी, उन्होंने तो जरूर इन सुपरस्टिशियस और कस्टम्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर लिया होगा, लेकिन प्रिमिटिव मैन के लिए सुपरस्टिशन और ये कस्टम के बीच में डिस्टिंक्शन करना मुश्किल होगा. उनके लिए अनलकी कंडक्ट वाज द सेम एज बैड कंडक्ट. अगर कोई चीज आपको बैड लग रहेगी तो वो कंडक्ट बैड है. अनलकी कंडक्ट और बैड कंडक्ट इज द सेम थिंग, और लकी कंडक्ट वाज द गुड कंडक्ट. कि अगर बोला गया कि रात को नाखून मत काटो, मतलब ये अच्छी चीज है कि आप रात को नहीं काटो. दिस इज अ गुड बिहेवियर दैट यू हैव एग्जाम्प्लीफाइड इफ यू डिड नॉट कट योर नेल्स एट नाइट. एंड अगर आपने करा तो आपने बुरा काम किया जस्ट बिकॉज इट वुड बी ब्रिंग बैड लक. तो वो लोग इस तरीके से सुपरस्टिशन को कस्टम के साथ अलाइन करते थे. Another fact which weakens the value of custom is that a custom always tends to outlive its usefulness. एक वीक बात और कस्टम के बारे में ये भी, एक तो फैलिशी सुपरस्टिशन हो गया, वो चीज हो गई है, और एक और ये थे कि कस्टम्स अपने यूजफुलनेस को आउटलिव कर जाते हैं. हो सकता है कि जब ये बोला होगा कि आप एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि जब ऐसा बोला गया कि काली बिल्ली के रास्ता काटने पर आप वहां से मत निकलिए, आप वो मत करिए, इट मे हैव बीन पॉसिबल कि उस टाइम पर the cats must have been a carrier of some rare or difficult disease.
हो सकता है कि उस टाइम पर कैट्स जो है वो ह्यूमंस को डेंजरस, क्योंकि वो अपने साथ कोई भी डिजीज कैरी कर रही होगी या वो इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज, तो उस वजह से बोला गया था कि कैट से दूर रहो. सो मे बी अब उस कस्टम की यूजफुलनेस अब इट हैज आउटलिव्ड. ऐसा होता है ना कि हम कई बार बोलते हैं कि अच्छा हेन की वजह से ये डिजीज स्प्रेड हुई है, तो इट मे हैव बिकम अ कस्टम देन. तो उस टाइम पे कस्टम वो काम का होगा, लेकिन टुडे वो कस्टम यूजफुल हुआ, तो उसने अपने यूजफुलनेस को आउटलिव कर दिया. वो कस्टम कस्टम ही बना रह गया. द कस्टम ऑफ फाइटिंग duels came from a time when the duel was the only practicable way in which a wronged individual would secure justice. But it survived into times when there were other less arbitrary and more impartial institutions for securing justice, and then just because of it was an old institution, it had special appeal to men of honor. तो पहले डुअल मतलब दो लोगों के बीच में जब फाइट होता है, पहले हो सकता है कि वो जस्टिस देने का एक तरीका रहा होगा, एक कस्टम बन गया, लेकिन अब वो एक ऐसा कस्टम है कि उसकी कोई काम नहीं है, वो सिर्फ एक मैन ऑफ ऑनर का, एक मैन के लिए डिग्निटी, रिस्पेक्ट और ऑनर का वो बन के रह गया. Old age not only keeps alive customs which are no longer useful, it often gives them an air of vulnerability. तो अब ओल्ड एज जो है वो कस्टम्स को अलाइव लगता है. The group has various ways of maintaining the observance of its customs. There is first of all the force of public opinion. तो एक बहुत सारे अलग अलग रीजन है जिस वजह से ये कस्टम्स अभी तक मेंटेन है. कस्टम्स इतनी जल्दी से गायब नहीं होते, उसके बहुत रीजन है. पहला रीजन है कि पब्लिक ओपिनियन का फोर्स होना, कि द पब्लिक ओपिनियन फोर्सेस, मतलब पब्लिक जो है वो एक इंडिविजुअल को कोई भी काम करने के लिए फोर्स करती है. आर नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ सिंपैथी, इमिटेटिवनेस एंड सजेस्टेबिलिटी मेक अस विश टू डू व्हाट आवर नेबर्स अप्रूव. हमारी ये इनेट टेंडेंसी है कि यार हम लोग दूसरों के साथ सिंपैथाइज करें, दूसरों को इमिटेट करें, मतलब उनकी नकल करें, उनकी सजेस्टेबिलिटी की वो लोग जो काम करें, उन्हें जिस चीज से प्लेजर, हम ऐसा काम करें जो सोशली अप्रूव हो, वो काम हमें प्लेजर देता है. ठीक है. एंड फॉर एन ऑर्डिनरी मैन वो काम करना उसके लिए सबसे बुरा काम है जो उसके नेबर्स कभी नहीं करेंगे, तो वो काम उसके लिए भी गलत हो गया. अगर ट्रॉटर सही था तो हर्ड इंस्टिंक्ट गिव्स टू द ओपिनियंस ऑफ आवर नेबर्स एंड ऑब्वियसनेस एंड सेल्फ एविडेंस दैट बिलोंग्स टू ओपिनियंस मोटिवेटेड बाय इंस्टिंक्ट एंड नॉट बाय लॉजिकल रीजनिंग. तो वो जो है वो हमारी कैसे इंस्टिंक्ट की, यार दूसरे इंसान को खुश करना, सोशली प्रेजेंटेबल चीजें करना, ये कैसा इंस्टिंक्ट है. और जो कस्टम्स है वो इसी कारण से होते हैं, नॉट बाय लॉजिकल रीजनिंग. हम लोग एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, उसमें लॉजिकली हम लोग बहुत ज्यादा रीजन नहीं करते कि व्हाट वुड हैपन. ठीक है कि व्हाट वुड हैपन अगर ऐसा हो गया, तो वी डोंट रियली थिंक अबाउट इट. सेकेंड रीजन में भी कि जिस वजह से कस्टम्स मेंटेन होते हैं वो है अ फेमिलियर सपोर्ट ऑफ द कस्टम्स ऑफ अ प्रिमिटिव सोसाइटी इज द टैबू. कि शुरुआत से ये चीज चलती आ रही है, इस कस्टम को हमेशा से लोगों ने सपोर्ट करा है. अगर एक इंडिविजुअल कुछ काम करता है जो कस्टम ने फॉरबिड कर रखा है, तो एक ऐसी वो चीज, एक ऐसे टैबू उसके आसपास क्रिएट किया जाता है कि सुपर नेचुरल पावर उस पर कोई पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करेगी. तो इस वजह से कस्टम्स कई बार कंटिन्यू होते हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से. This punishment is often attributed to the activity of the dead ancestors or even the animal ancestor of the tribe, so that it invests the authority of the group with that feeling of religious awe which Otto called the numinous state of mind. तो हम लोग उस बैड कंडक्ट को एक पनिशमेंट के साथ लिंक कर देते हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर आपके ऊपर ऐसी ऐसी पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करेगी, आपके साथ ये होगा, ताकि वो कस्टम जो है वो चलता रहे. थर्ड जिस वजह से कस्टम मेंटेन होते हैं, दिस अथॉरिटी इज ऑफन सपोर्टेड बाय एन इलैबोरेट रिलीजियस रिचुअल, and a ritual is most powerful ally of customary morality. Religious ritual often serves to work up the tribe to a state of great emotion, and this emotion is often enlisted on the side of what is customary. तो उस पूरी customary morality को हम एक ना थर्ड जो है वो एक बहुत बड़ी religious सी ritual के साथ join कर दिया जाता है, तो वो एक कस्टम कंटिन्यू रहता है. वो क्योंकि वो रिलीजियस रिचुअल इतनी बड़ी चीज हो जाती है कि वी हैव टू डू इट. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द राइट्स ऑफ इनिशिएशन टू मैनहुड. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द राइट्स ऑफ इनिशिएशन टू मैनहुड, वेयर इम्प्रेसिव रिचुअल इज यूज्ड टू ब्रिंग होम टू द यूथ बोथ द अथॉरिटी ऑफ द ट्राइब एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग इट्स कस्टम्स. A modern example is that the solemn oath administered often with the ritual embellishment of a foreign language to doctors on their being admitted to their profession. Ritual is also used in the condemnation and punishment of offenders against the customs of the group, and we find this difficult in the dignified ritual of our law codes which manifest the majesty of the law. तो वो रिचुअल के साथ, रिचुअल एक तो सपोर्ट भी करता है कस्टम को, और दूसरी तरफ अगर कोई कस्टम को फॉलो नहीं करे तो उसको पनिश भी करेगा. इस तरीके से इलैबोरेट से रिलीजियस उसके साथ वो जोड़ दिया जाता है.
We find ritual used on the great occasions of life, birth, marriage and death, and at other times of special importance. यही चीज़ की ये हमारा कस्टम हो जाता है कि जब शादी हो तो इस तरीके से मंत्र पढ़े जाए, मंगलसूत्र, सिंदूर, ऑल ऑफ दिस, ये एक कस्टम बन गया क्योंकि उसके साथ एक रिचुअल जोड़ दिया गया कि दिस इज द ओनली वे दैट मैरिजेस आर सपोज टू हैपन. या फिर या फिर क्रिश्चियंस में वेडिंग कैसे होती है कि येस आई डू एक्सेप्ट यू एज माई हस्बैंड एंड आई डू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो एक तरीके एंड वो रिंग्स एक्सचेंज करना, दैट हैज बिकम अ कस्टम फॉर देम क्योंकि उसके साथ एक रिचुअल जोड़ दी गई है. कि सेलिब्रेशन के मौके पे अपने हाउस को डेकोरेट करना, ऑल दोस थिंग्स. इन दीज थिंग्स द रिचुअल ऑफन In these things, the ritual often indicates that the group as a whole has an interest and stake in the life of the individual, and its parts on such occasion as to its authority in the eyes of the individual. तो क्योंकि इनके साथ ये रिचुअल्स ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो ऐसे केसेस में अगर कोई इंडिविजुअल उस कस्टम को फॉलो नहीं करता तो उसे लगता है कि कुछ गलत करा है. वो उसके इंडिविजुअल के लिए एक The group is generally prepared to use physical force to compel the recalcitrant individual to observe the custom. अब चौथा तरीका जिस तरीके से कस्टम को मेंटेन किया जाता है वो है कि पूरा के पूरा ग्रुप जो है, जो इंडिविजुअल उस कस्टम को फॉलो नहीं करता उसे पुश आउट कर देता है, उसे कंडेम करता है. हमने कितने केसेस सुने कि लव मैरिज, कई केसेस में जैसे अगर लव मैरिज होती है तो पूरा के पूरा ग्रुप रिलेटिव्स उनके घर नहीं जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट. वो ऐसा वो इंडिविजुअल्स उसे फोर्स आउट करते हैं फ्रॉम द ग्रुप. तो वो कस्टम ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल को कि इफ आई डोंट फॉलो दिस कस्टम माई ओन फैमिली, माई ओन सोसाइटी विल अबैंडन मी. It is characteristic of customary morality that it has no hesitation in compelling people to be good. This hesitation and the view that people should be free to choose the right for themselves belong to the level of conscience. तो इस वजह से वो लेवल ऑफ कॉन्शियंस की जो एक इंडिविजुअल चाहे वो अपने लिए चूज कर सकता है, वो चीज जो है फिर वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाती है और वो हेजिटेट होती है लोगों के लिए. हेजिटेशन का वो बन जाती है बिकॉज उन्हें लगता है कि इफ दे डोंट फॉलो देयर ओन कस्टम द ग्रुप विल फोर्स देम आउट. At the level of custom, the great step has been taken of having established moral standards so that the individual no longer always does imply what is right in his own eyes or what appeals to his natural instincts. There are defects in these standards as we shall see in the next paragraph, but to have standards with a certain amount of universality is the one thing needful for morality. At this level too, the standards are supported both by the public opinion of the group and by strong penalties of their violation. तो इस लेवल पर भी कि अगर इन स्टैंडर्ड्स में डिफेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, कि अब देखिए एक बात है कि लेवल ऑफ कस्टम पे बहुत एक बड़ा स्टेप लिया गया है ऑफ हैविंग एस्टैब्लिश्ड मॉरल स्टैंडर्ड्स सो दैट द इंडिविजुअल नो लॉन्गर ऑलवेज डज सिंपली व्हाट इज राइट इन हिज ओन आईज और व्हाट अपील्स टू हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स. वो उसके साथ एक मॉरल स्टैंडर्ड जोड़ दिया गया है. अगर इन स्टैंडर्ड्स में डिफेक्ट्स हैं, जो हम आगे देखेंगे कि ऐसे स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिनमें बहुत डिफेक्ट्स होते हैं, विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिवर्सैलिटी इज द वन थिंग नीडफुल फॉर मोरालिटी. तो इस पॉइंट पे कि जब हम लोग देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स गलत है बट स्टिल इट हैज अ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सैलिटी इन इट कि पूरा यूनिवर्स ये चीज कर रहा है, तो इस लेवल पर भी पब्लिक ओपिनियन उस कस्टम को, उस स्टैंडर्ड को प्रमोट करता है और उनकी वायलेशन पे स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज या पनिशमेंट्स इम्प्लाई करता है. नॉर एज समटाइम्स सजेस्टेड आर दीज स्टैंडर्ड्स ऑल टुगेदर आर्बिट्ररी. They have been proved to a large extent to be useful by the collective experience of the group, and these standards have themselves a secondary usefulness in furthering those bonds that bind the group together in a unified social life. तो ये standards की एक secondary usefulness, इनके अंदर ये एक usefulness होती है कि ये पूरे ग्रुप को एक साथ बाइंड करके रखता है. तो ये स्टैंडर्ड्स कई बार जो है वो मॉरली भी सही चीज प्रूव करने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मॉरल चीजें इंसान सिर्फ इन कस्टम्स की, इन स्टैंडर्ड्स की वजह से करते हैं क्योंकि उसे यही डर है कि अगर वो ये इनको फॉलो नहीं करेगा तो वो उसको ग्रुप से पनिश किया जाएगा या वो एक तरीके से उसको वो किया जाएगा, कंडेम किया जाएगा. तो कई बार वो मोरालिटी इसी डर से फॉलो करते हैं. और सेकेंड यूजफुलनेस इन कस्टम्स की भी कि ग्रुप को बाइंड करके रखते हैं.
The observing of customs tends to bring out in the individual those tendencies which lead to sociability and benevolence rather than those which are self-assertive and individualistic. And the former are certainly the tendencies which contribute most to moral progress. The individual is also likely to form regular habits, in itself a real moral gain, under the influence of established standards on the group. तो ये बात भी है कि स्टैंडर्ड्स के कारण कई बार एक इंसान अपने खुद के मॉरल गेन्स भी या फिर उसको मोरालिटी को अपनी एक हैबिट बना लेता है. सो दैट इज अ गुड थिंग दैट द कस्टम्स ऑल्सो डू. It is true that at this level of standards themselves have very great defects. ये बात भी लेकिन सही है कि कई बार इन स्टैंडर्ड्स में खुद में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं. एक जनरली लिटिल डिस्टिंक्शन बनाया जाता है उन कस्टम्स के बीच में जो रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है और उन कस्टम्स के बीच में जो सुपरस्टिशन के इसमें बेस्ड है. तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन जरूर बनाया जाता है. Again, rules dealing with most trivial matters are often given more importance than rules dealing with what we now regard as the most important affairs of morality. A slight error like the using of wrong word in a piece of legislation may be regarded as more serious than a crime of violence. तो कई बार कोई मंत्र बोलते वक्त गलत शब्द का यूज करना, गलत मंत्र का बोलना ज्यादा बड़ी चीज मानी जाती है, ज्यादा गलत चीज मानी जाती है. तो कई बार ये डिस्टिंग्विश करना भी मुश्किल होता है कि कौन से स्टैंडर्ड सिर्फ रीजनिंग पे बेस्ड है और कौन से स्टैंडर्ड सुपरस्टिशन के बेस्ड है. We find in all early codes of law, even in the Jewish law attributed to Moses, a curious mixture of petty regulation and ultimate moral principles. कि कौन सा सिर्फ चीजें रेगुलेट करने के लिए और कौन सी एक्चुअल मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है. द स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टमरी मोरालिटी आर टू रिजिड. ये बातें उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है और वो इंडिविजुअल मोरालिटी को डेवलप करने के लिए कोई बहुत कम स्पेस छोड़ते हैं कि इंडिविजुअल अपनी मर्जी से, अपने चॉइस से अपने खुद के मोरालिटी पे रिफ्लेक्ट कर सके. और इस लैक ऑफ फ्रीडम और रिजिड सबऑर्डिनेशन की वजह से बहुत ही कम रूल्स, एक फिक्स नंबर ऑफ रूल्स रहे और उन्हीं फिक्स्ड कंडीशंस को बेस्ट माना गया है फॉर द डेवलपमेंट. हाईएस्ट डेवलपमेंट या हाईएस्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर उसी चीज को लेबल कर दिया गया है कि जो अपने सोसाइटी के सारे रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को और कस्टम्स को फॉलो करेगा, दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट.